हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? डिटर्मिनेंट और उसके कुछ कुछ मतलब सिंपल, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी तो नहीं बट सिंपल। पहले क्या सीखे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद कि चाहे डिटर्मिनेंट आपका 2/2 ऑर्डर का रहे, 3/3 ऑर्डर का रहे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो कितने वेज से सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 3/3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट हो तो आपके पास कितने वेज होते थे सॉल्व करने का। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था तो कितने वेज होते थे सॉल्व करने का? 3 रो 3 कॉलम, यानी कि 6 वेज। और मैंने बताया भी था कि आप 6 वेज को कितने 6 वेज में कोई भी तरीका अपना लीजिए, आपका डिटर्मिनेंट का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टी। क्या सीख रहे हैं? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। कुछ 5-6 प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का फिक्स आता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चलते हैं। क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई भी डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? अनचेंज होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। कब? इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, बोलने का मतलब कि रो को कॉलम में ला रहे हैं और कॉलम को रो में ले जा रहे हैं, तो कुछ याद आया मैट्रिक्स से? क्या इसको बोल सकते हैं क्या ट्रांसपोज? ट्रांसपोज में भी क्या होता था, या तो कॉलम रो में जाता था या रो किस में आ जाता था? कॉलम में। मतलब कि इंटरचेंज होता था सिंपली, कि कॉलम रो में गया और रो कॉलम में आया। तो वही बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट का आंसर आपका अनचेंज रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है यदि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। एक तरीके से बोल सकते हो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, या फिर ट्रांसपोज इन डिटर्मिनेंट, कि रो किस में चल जाएगा? कॉलम में, और कॉलम अगर रो में आएगा तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है? आपका सेम ही रहेगा। चलिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जो सिंपल है, जो आपको ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सेम आ गया तो प्रॉपर्टी सही है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से क्या साइन हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस। हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। ठीक है, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए क्या होता है हम लोग के पास, क्या हो जाएगा यहाँ से 2। उसके बाद क्या बोले थे कि जिस एलिमेंट को आप लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो रो और जो कॉलम आएगा उसको ढकना है आपको। तो 2 को ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सा बन जाएगा? रो 1 कॉलम 1, यानी कि ये ढक जाएगा। कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा आपके पास? 0 4 5 -7। उसके बाद बीच में क्या है? माइनस का साइन, और ये एलिमेंट कौन सा है? -3। कौन कौन सा हो जाएगा? इसको और इसको ढकना है, इसको और इसको। 6 4 1 -7। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद कौन कौन सा एलिमेंट कवर हो जाएगा? ये यानी कि 6 0 1 5। उसके बाद क्या करते थे? सिंपली 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता था, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 और यहाँ से 0 -20, और यहाँ से +3 -42, और यहाँ से -4। ठीक है, और यहाँ से +5 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से -40, 0 में 20 गया तो -20 एंड 2 -40 +3 इंटू -46। ठीक है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 150।
30 इंटू 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए -40 एंड प्लस 150 कितना हो जाएगा, वहां से 110, और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 43 कितना हो जाएगा 120 एंड 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 138, 138, तो 110 में 138 चल जाएगा, कितना बचेगा -28। आपका ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया कितना आया -28। अब हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अनचेंज होता है कब, यदि रो आपका कॉलम में शिफ्ट हो जाए, कॉलम किस में आ जाए, रो में आ जाए, एक तरीके से ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉलम, तो देखिए रो किसको बस ट्रांसपोज कर देना है सिंपली, तो डिटरमिनेंट क्या है, तो देखिए आफ्टर इंटरचेंजिंग करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 -3 5, और यहाँ से 6 0 4, यहाँ से 1 5 -7। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडिंग ऑफ R1 लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार लिख लीजिएगा खुद से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कौन कौन सा कवर होगा, ये, तो क्या क्या हो जाएगा 0 5 4 -7, ठीक है, और यहाँ से -6 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, यहाँ से 6, तो क्या हो जाएगा ये कौन कौन सा आएगा 3 5 ऐसे 5 -7, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट कवर होगा +1, क्या हो जाएगा यहाँ से ये, तो -3 0 5 4, ये अलग अलग है दोनों, तो कौन सा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहीं से डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 इंटू ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, और -20 यहाँ से 0 हो गया, और बीच में क्या आता है माइनस, उसके बाद 5 4 जा 20, और यहाँ से -6, यहाँ से 7 3 -21, और वहां से -25, ठीक है, और यहाँ से क्या है +1, तो 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा -12, उधर तो 0 ही बना देगा, तो यहाँ से कितना मिल गया आपको -40, और 21 एंड 25 कितना मिल गया आपको 20 20 40 एंड 5 1 6, यानी कि -6 इंटू 46 माइनस में, और यहाँ से -12, क्या हो गया -12, तो आंसर आपको कौन सा मिलेगा, देखिए कितना बना देगा ये, सही है -6 +1, और यहाँ से -12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 6 2 6 1, और यहाँ से -3 0 5 5 -7, तो -21 -25, तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो देखिए काम स्टेप हो रहा है 2 0 5 -3 6, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है 5, और जब इसको ढकेंगे, देखिए इसको और इसको ढकेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से -3, यही गलती हो रहा था थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देना है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -6 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, और उधर से -25, और यहाँ से +1, और यहाँ से -12, तो कितना हो जाएगा, इधर -28 आया था, तो देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ से -40, और 21 में 25 गया तो -4 एंड -4 एंड -6 +24,
और उधर से -12। तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 में 12 गया तो 12, और फिर -40 में तो -28। तो ये किसके बराबर है, डेल के बराबर, यानी कि जो पहले आंसर था। तो यहीं से हम लोग देख लिए कि डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, तो क्या होता है, उसका वैल्यू इंटरचेंज होता है, मतलब सॉरी अनचेंज होता है, यानी कि उसका वैल्यू मेरा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं, इसको नोट में डाल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, बोल सकते हैं कि नहीं, वेयर ए टी ट्रांसपोज ऑफ ये, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिटरमिनेंट ये का वैल्यू है वो उसके ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन को रखे थोड़ा सा काम आएगा। देखिए प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलता है आपका, देखिए प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलता है, समझा दे रहा हूं कि यदि डिटरमिनेंट में कोई भी रो या फिर कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, यानी कि अगर आप रो 1 को रो 2 में शिफ्ट करते हो, रो 2 को रो 3 में शिफ्ट करते हो, या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 में, या फिर कॉलम 2 को कॉलम 3 में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉलम 1 को कॉलम 3 में, यानी कि कोई भी कोई भी रो या फिर कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, तो डिटरमिनेंट में सिर्फ नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर हम ऐसा है, देखिए थोड़ा यहीं से 2 6 1 है, ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, -3 0 5 ये किसका एलिमेंट है, सेकेंड रो का। ऐसा काम करते हैं ना, ये तीनों एलिमेंट को सेकेंड रो में रख देते हैं और ये -3 0 5 को फर्स्ट रो में रख देते हैं। तो डिटरमिनेंट में सिर्फ ये चीज होगा कि आंसर तो सब सही होगा, बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही है, इफ एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि कोई भी रो या फिर कॉलम आपस में इंटरचेंज होता है, यानी कि कोई भी रो 1 रो 2 में जा सकता है, रो 2 रो 3 में, या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 या फिर कॉलम 3, मतलब कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज होना चाहिए। ठीक है, इफ एनी रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन द value of determinant are multiplied by नेगेटिव साइन, यानी कि अगर कोई भी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हो, आप कोई भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, यानी कि अगर आप रो 1 को रो 2 में लाते हो या फिर रो 2 को रो 1 में ले जाते हो, तो सिंपली क्या होगा कि डिटरमिनेंट में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक काम करते क्या है, इफ एनी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दे दीजिए, इफ एनी टू रो, हम लोग दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, यानी कि रो 1 को रो 2 में ला रहे हैं, रो 2 को रो 1 में ले जा रहे हैं। ठीक है, वही इफ एनी टू रो कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज हो रहा है आपस में, और तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मेरा पहला एग्जांपल क्या था, यही वाला क्या था, 2 -3 5, और यहाँ से 2 -3 5, वहां से फिर 6 0 4 और 1 5 -7। ठीक है, यही क्वेश्चन था।
आपके पास जो पिछला वाला था क्वेश्चन यही था ना। तो देखिए क्या होता है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो आंसर सेम आता है, ठीक, सॉरी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ से क्या है, इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, सेम क्वेश्चन था -28, इसका वैल्यू निकला था -20। और अब देखते हैं कि अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो आंसर क्या नेगेटिव साइन से सच में मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए एक काम करें, रो 1 को हम रो 2 में इंटरचेंज करें। इसका मतलब ये है कि रो 1 किस में जा रहा है, रो 2 में, और रो 2 रो 1 में, यानी कि दोनों तरफ से चेंज हो रहा है, इसलिए डबल एरो है, ठीक है। रो 1 रो 2 में जा रहा है, रो 2 रो 1 में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, तो रो 2 कौन है, ये रो 2, ये रो 1, तो रो 2 को रो 1 में भेजिए, 6 0 4, यहां से 2 -3 5, और यहां से 1 5 -7। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, किसका, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए एक काम करते हैं, हम रो 1 के ही एलो में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6, ये गायब हो जाएगा, -3 5 5 -7, ठीक है। जीरो से तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों, अगर आप जीरो को लेते हैं यहाँ पे -0, तो अब जीरो से फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर तो वही जीरो ही बना देगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ले लेते एक बार, ये कट जाएगा, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 5 1 -7, ठीक है। उसके बाद +4, तो क्या हो जाएगा वहां से +4, तो ये कैंसल, 2 -3 1 5, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका आंसर कितना था -28, ठीक है। तो देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपसे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तरीके से समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा वहां से 6, वहां से 6 3 -21 -25, ठीक है, सॉरी फिर गलती हो जाता है थोड़ा, माइनस माइनस प्लस, और वहां से 0, और फिर यहां से +4 5 2 10 माइनस एंड -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 21 में 25 गया तो -4 -24 हो गया, और यहाँ से -0 प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 3 और 13 4 52। तो देखिए -24 एंड 52 क्या हो जाएगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 में 4 गया तो 8, 3 में 4 में 2 गया तो 2। तो देखिए सिंपली क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ क्या आ रहा है 28। तो वही अगर इसके पहले नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बनाएगा ना। तो वही बोला कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे आपस में, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, कि नेगेटिव साइन से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। वही हम एग्जांपल से देखें कि रो 1 को हम शिफ्ट कर दिए रो 2 में, एंड रो 2 को किस में लेंगे, रो 1 में। तो आंसर क्या हुआ मेरा, सिर्फ -28 था, अगर फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +28, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी 2, कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी 2। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी 3 है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 3। तो क्या लिखा हुआ इसमें थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी यह बताता है कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर उनके एलिमेंट सेम हो जाए, यानी पूरा एक तरीके से समझिए कि कोई भी दो रो का एलिमेंट या फिर कोई दो कॉलम का एलिमेंट अगर सेम हो जाए, एक तरीके से पूरा जेरोक्स ही मिले आपको, पूरा सेम कि 1 1 1 था, यानी कि अगर रो 1 में और रो 2 में आपको मिल गया 1 1 1 वही, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। यानी कि अगर आपको मिल जाए अगर कॉलम 1 में आपको मान के चलो मिल जाए कि 3 2 4, क्या मिला 3 2 4, अगर कॉलम 3 में मिल गया 3 2 4, तो दोनों कॉलम का एलिमेंट क्या हुआ, सेम हुआ ना, पूरा एकदम कॉपी हो गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है।
तो वही बोला है, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है, क्या बोला आइडेंटिकल का मतलब कि एक समान, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उसके जो संगत एलिमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग, उसके एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 2 3, ऐसे 2 2 3, और ये लेते 3 2 3, ठीक है। ये आपके पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से कुछ आपको आइडेंटिकल दिख रहा है क्या, देखिए रो में जो चलिए तो 3 2 3, और कहीं 3 2 2 3 3 2 3, देखिए ये रो 1 एंड रो 3, रो 1 एंड रो 3 आपको क्या मिल गया, सेम मिल गया ना, और कुछ मिला क्या, कॉलम है तो सेम नहीं। तो आपको अगर एग्जाम में मिले, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, अगर 4 मार्क्स का है तो आप तो डायरेक्ट बना दीजिए, अगर क्वेश्चन जब बताएंगे अगर कहीं डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट बगल में लिख देना है कि जो आइडेंटिकल होंगे उसी को डायरेक्ट लिख देना, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्या हो सकता है, सॉल्व करते चलिए, हम R1 के ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग along R1 वीजे। तो देखिए R1 के along हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या मेरा आंसर आएगा, तो आंसर तो 0 ही मिलने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3, इसको ढक देंगे, क्या होगा 2 3 2 3, ठीक है। उसके बाद बीच में 2, इसको ढकेंगे, क्या होगा 2 3 3 3 2 3 3 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से इसको ढकेंगे +3, क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 2 2 3 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास मिलने वाला जो डिटरमिनेंट 3, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बस जो करते आ रहे हैं शुरू से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 2 जा 6 और उधर भी 6, देखिए 3 2 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6, फिर बीच में क्या है माइनस, और यहाँ से 3 2 जा 6 और उधर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और फिर +3, यहाँ से क्या है 2 2 जा 4 और यहाँ से -6, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपको, 6 - 6 कितना हो गया 0, वो तो 0, -2 उधर कितना मिलेगा, 6 में आएगा तो -3, और इधर +3, 4 में -6 तो -2, कितना हो गया -+6 और उधर -6, कितना हो गया 0। तो आपको जो क्या मिला, ये क्या मिला आपके पास 0। तो वही बोला कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाता है 0। जैसे यहाँ पर क्या था R1 एंड R3 क्या था, सेम था, देखिए 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 3 के 3, मिल गया ना, सेम सेम। तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर सेम हो गए, आइडेंटिकल होंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। हम प्रूफ भी देख लें एग्जांपल से। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और चलते हैं कि प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो प्रॉपर्टी 4 है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ एक नोट में लिखा रहे हैं, नोट में लिखा, देखिए नोट में क्या है, तो जब हम मैट्रिक्स में याद होगा आपको, मैंने बोला था बार बार कि अगर आप मैट्रिक्स में आप एक स्केलर नंबर का या फिर कोई स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि कोई भी आप एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां हमने क्या लिया था के, तो वहां पर क्या होता था मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ क्या होता था मल्टीप्लाई होता था, सही है। जब भी मैट्रिक्स में आप स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते थे तो वहां पर क्या होता था, पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या होता था, वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता था, होता था ना। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। आप कोई एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आप याद रखिएगा डिटरमिनेंट में आप कोई भी एक स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना,
तो डिटरमिनेंट में या तो एक पूरे रो में होगा या फिर एक पूरे कॉलम में होगा। आप जिसमें मल्टीप्लाई करोगे उसी पूरे रो में या फिर पूरे कॉलम में होगा। ऐसा नहीं कि आप के को मल्टीप्लाई किए तो रो 1 रो 2 रो 3 सब में हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सब में हो गया, ऐसा नहीं होगा। या पूरा एंटायर एक ही रो में होगा या फिर एक ही कॉलम में होगा। ठीक है, तो वही नोट लिखा रहे हैं, एनी स्केलर मल्टीप्लाई either any one रो या फिर कॉलम यानी कि कोई भी एक स्केलर नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कोई भी एनी वन रो में हो सकता है या फिर कॉलम में हो सकता है। तो आप जिसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो वहां पर लिख दोगे कि अगर हम कोई भी के को नंबर है स्केलर नंबर है हम मल्टीप्लाई करें R1 में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर कॉलम 1 में या फिर कॉलम 2 में, आप जिधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि के को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैट्रिक्स में होता था, बट डिटरमिनेंट में या तो पूरे 1 रो में होगा या फिर पूरे एक कॉलम में होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते प्रॉपर्टी 4 की ओर। प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 ये बोलता है ना, प्रॉपर्टी 4 ये बोलता है कि चलिए ठीक है कि आप एक कोई स्केलर नंबर को आप क्या कर सकते हो, कोई कॉलम या फिर कोई रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बात हुआ मल्टीप्लाई करने का तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर इधर पूरे एक रो में या फिर एक कॉलम में, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैं बता देता हूं कि अगर आप के को मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से डिटरमिनेंट के वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोलता है इफ एनी स्केलर मल्टीप्लाई एनी रो, कोई भी एक स्केलर नंबर है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एनी रो, कोई भी एक रो में या फिर कोई कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई एनी स्केलर, मान के चलिए स्केलर ले लेते के, क्या ले रहे हैं हम, स्केलर के। ठीक है, मल्टीप्लाई एनी रो या फिर कोई भी कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। आप कोई भी एक स्केलर को या कोई भी रो में आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर कोई कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वही स्केलर से जिसने आप मतलब जिस स्केलर से आपने डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक जनरल लेते हैं हम, 3/3 ऑर्डर का क्या ले रहे हैं हम, डिटरमिनेंट एक जनरल। तो क्या होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, C1 C2 C3, ये हम एक जनरल डिटरमिनेंट लिए। ठीक है, एक जनरल डिटरमिनेंट लिए। ठीक है, एक काम करते हैं हम R1 में K का मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या कर रहे हैं, R1 में k का मल्टीप्लाई k इन R1 वी गेट। देखिए अगर हम R1 में k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, इसको देखिए क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक डिटरमिनेंट देखिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ मान के चलिए आपका k ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आपका एक एक्चुअल डिटरमिनेंट क्या था पहले बता दूं, ये k वाला नहीं था। ठीक है, ये k जो है मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो k नहीं था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k a1, उसके बाद जब इसको ढकेंगे क्या हो जाएगा b2 b3 c2 c3। ठीक है, और यहां से माइनस k a2, इसको ढकिए क्या मिलेगा b1 b3, यहां से c1 c3। ठीक है, और उधर k a3 बराबर क्या हो जाएगा, k a3 बराबर b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा k a1 यहां से b2 c3 माइनस c2 b3। ठीक है, यहां से माइनस k a2 b1 c3 माइनस c1 b3। ठीक है, और यहां से प्लस k a3 प्लस k a3 क्या हो जाएगा यहां से b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, अब देखिए तो सारे जगह से क्या है k है, तो k को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, k को, तो a1 b2 c3 जो था c2 b3, यहां से माइनस a2 b1 c3 माइनस c1 b3। ठीक है, प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, आपके पास ये जो दिख रहा है, ये जो सारा एलिमेंट जब k नहीं था, तो हम बोल सकते क्या, जब k नहीं था तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है पूरा का वैल्यू वही था, तो इसको लिख सकते हैं क्या, k ऑफ डेल, लिख सकते हैं k ऑफ डेल, यानी कि जब मेरा k नहीं था, हम क्या बोले, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा जब k नहीं था वो वाला है। ठीक है, तो k नहीं होगा तो यही चीज मेरा पूरा आया होगा। ठीक है, और जब k का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखिए k तो अपने आप ऑटोमेटिक बाहर हो गया, और क्या हुआ यहाँ पे k का मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वही हम बोल सकते हैं कि आप कोई भी डिटरमिनेंट के कोई भी रो या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर आप k का मल्टीपल करते हो तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, k का मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम खुद से करते हैं तब। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल डिटरमिनेंट होगा, आंसर अगर आपका डिटरमिनेंट का आ रहा है 15, कितना आ रहा है 15, तो अगर आप कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो डिटरमिनेंट वो आपका कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट 5, और इधर भी 5 हो जाएगा, होगा ना। जब आप डिटरमिनेंट में, सॉरी इधर नहीं, सॉरी, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो डिटरमिनेंट तो वैल्यू तो रहेगा नहीं, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहे थे कि जब हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होता है k से मल्टीप्लाई, तो वही डिटरमिनेंट का वैल्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो k से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, क्लियरिटी आएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में k का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन है मेरा
क्वेश्चन है 10 102 1836, ठीक है। और आपका 134 17 3 एंड 36, ठीक है। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो, जितना भी प्रॉपर्टी है वही सब में कुछ यूज होने वाला है। तो देखिए 102 है, तो इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या, और एक काम, ये डिटरमिनेंट को आपको 0 शो करना है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को आपको शो करना है, सॉरी बताना भूल गया, आपको ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना लाना है, 0। तो एक तरीका क्या है, वही बस अप्लाई कर दीजिए, वही लुका छुपी वाला 102, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको फिर इसको ढकेंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, है ना। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट बना के, अगर आपको नहीं आता तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से एक काम कर रहे हैं ना, कुछ आइडेंटिकल ढूंढने के लिए हम क्या बताएं, प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या था अभी, कि कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आपके पास सेम मिल जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है ना। तो एक काम करते हैं ना, देखिए 102 को लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 6 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6, हाँ 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। यहाँ से 134, ठीक है। फिर यहाँ से 17 3 एंड 6, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब देखिए तो 6 6 6, जिस तरह से हम कोई भी नंबर, कोई भी, अब सिंपल मैथ में चलिए कि 3xy प्लस 4z इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4xz। अब मेरा मन हुआ ना कि चलिए नहीं, x जो मल्टीप्लाई किए थे ना, फिर हम खींच लेते, बाहर निकाल लेते, क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लेंगे तो 3xy प्लस 4z। तो वही किए यहाँ पे भी कि 6 जो है तीनों जगह से है ना। तो एक काम, जब हम मैट्रिक्स में हम कॉमन लेते थे कोई भी चीज को, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, कोई भी एक स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, तो सारे एलिमेंट के साथ भी हम कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है। बट डिटरमिनेंट में मैंने क्या बोला कि कोई भी एक रो या फिर कोई एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर का। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अगर कहीं से भी हम कॉमन भी तो ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास कॉलम में या फिर पूरे रो में एक स्केलर नंबर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता था तो कोई भी एक रो या फिर कॉलम में होता था, तो कोई भी एक रो या फिर कोई कॉलम में कोई स्केलर नंबर मिले तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो वही है, तो 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 6 6 तीनों जगह से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 17 3 6, तो यहाँ से 1 3 4 और यहाँ से 17 3 6। तो देखिए आपको कुछ मिल रहा है क्या, 17 3 6 17 3 6 क्या हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 6 इंटू ये 0 बराबर 0। 0 हम कैसे लिख दिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि सिंस R1 एंड R3 R क्या था आपके पास, आइडेंटिकल, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, सेम था, तो इसलिए क्या हो गया, ये 0 हुआ ना। तो इसी प्रकार से जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मेथड भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत यानी कि काम में आएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, आप जितना भी हम प्रॉपर्टी बताएं उसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को अभी हम, क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा और क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे डिटरमिनेंट में, हो सके जितना से जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज कितना प्रॉपर्टी हुआ, 4 प्रॉपर्टी, और 2 प्रॉपर्टी है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दोनों प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्रॉपर्टी जितना भी है, जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो जिसमें 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो ठीक ठाक है, लेकिन जो लास्ट प्रॉपर्टी होगा वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर को नहीं मिस कीजिएगा, पढ़ते रहिए आराम से। और बात है कि अभी मैट्रिक्स खत्म हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। उसके बाद जितना से जितना पॉसिबल हो सकता है, देख रहे हैं कि मतलब जितना से सिलेबस कवर हो सकता है उतना हम कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही, अगर आपको सुविधा मिल रहा है कोई भी और अदर सब्जेक्ट का पढ़ने का भी, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिन रात मैथ्स में ही लगे रहें। बहुत सारे स्टूडेंट का यही मतलब रवैया रहता है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ना, तो ऐसा नहीं। रिजल्ट बनाना है आपको तो मैथ्स से ही नहीं बनेगा, अदर सब्जेक्ट को आपको भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। और बस आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप घर में भी बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज तक अभी तक कितना प्रॉपर्टी हुआ, 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन अलग से और अभी और लेक्चर चलेगा इसका, तो उसमें क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, अभी कितना हुआ, प्रॉपर्टी 4। कल प्रॉपर्टी 5 और 6 कवर हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बस, थैंक यू।